बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड की और उसकी एसआई यूनिट्स की। तो जहां तक आई गेस सबको याद होगा, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये दो हम लोगों ने मेन यूनिट पढ़ी थी। और एक यूनिट और पढ़ी थी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक, ये तीन हम लोगों ने एसआई यूनिट्स पढ़ी थी। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, तीनों एक्चुअली बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक टेस्ला की बात करें तो इसका मतलब एक वेबर पर स्क्वायर मीटर, और इसका मतलब होता है एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। देखो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि एक जैसी यूनिट्स ही क्यों, है ना, अलग अलग क्यों नहीं। तो अलग अलग भी होती हैं, बट कई बार इनको अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। आगे पढ़ोगे तुम लोग जब करंट के बीच में फोर्स निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे जो नेक्स्ट चीज हमको देखनी है वो है गॉस। ठीक है, गॉस भी एक यूनिट होती है जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। और एक टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस होता है। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अक्सर पूछ लिया जाता है दैट हाउ मेनी गॉस आर देयर इन वन टेस्ला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो बहुत कम होती है, यानी कि 0.5 गॉस के अराउंड, इस ऑर्डर की होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आप लोगों ने सोचा होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती होगी, बट नहीं, ये बहुत कम होती है। और एक एमआरआई वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई की जो मशीन होती है वो करीब करीब 1.5 टेस्ला की होती है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, 1.5 टेस्ला इज बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जब भी हम लोग कभी एमआरआई कराते हैं, अगर आपने कभी किसी का कराया हो या खुद का करवाया हो या किसी का होते हुए देखा हो, तो सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स निकलवा देते हैं, बेल्ट हटवा देते हैं। इनफैक्ट अगर बटन भी होंगे मेटल वाले तो वो भी हटवा दिए जाते हैं, शर्ट वगैरह हटवा देते हैं। तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड में मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लेके जाते हो, क्योंकि वो निकल सकते हैं। इनफैक्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, बट हाँ ये भी है कि अगर आपके यहाँ किसी का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, स्टील की पिन लगी हो, या अक्सर कई बार टाइटेनियम पिन ही लगाते हैं, बट कभी कभी पैसे बचाने के लिए स्टील की पिन लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो स्टील की पिन लगा देते हैं। तो स्टील की पिन उसको रोकने के लिए होती है, पर अगर उसके बाद आप अपनी एमआरआई करवाते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो हो सकता है वो पिन अपनी जगह से निकल जाए और इनफैक्ट डैमेज कर दे आपको अंदर से। तो अगर कभी भी एमआरआई करवाओ, डू लेट द ऑपरेटर नो एंड द डॉक्टर नो इफ यू और whosoever is there who's there to be like diagnosed, he is not having any metal implants। ठीक है, जैसे पेस मेकर हो गया या बहुत सारी चीजें हो गई। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, एंड आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। आप लोगों को याद है म्यू नॉट क्या होता है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। माइंड द स्पेलिंग प्लीज। और म्यू नॉट जो होता है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगेन, जहां कहीं भी नीचे छोटा सा जो जीरो लग जाता है, कुछ लोग इसको जीरो भी बोलते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फाइन है, बट इट इज बेटर टू कॉल इट एज नॉट, NAUGHT, नॉट। परमिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नॉट द एक्चुअल वर्ड, बट हाँ कोई भी लेट अस से ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, तो ये कितनी लाइंस को अपने थ्रू अलाउ कर सकता है, उसको कहते हैं परमिटिविटी। और कितनी मैग्नेटिक लाइंस को ये होल्ड कर सकता है, इसको कहते हैं परमेबिलिटी। अभी सिर्फ इतना समझने के लिए हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। जल्दी से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, नोट कर लो कि म्यू नॉट को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं। पिछले टर्न पे मैंने बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है
10 की पावर -7। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू राइट नाउ, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक। इसको नोट कर लो जल्दी से, हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और अगर हम लोग बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी वैल्यू सबको पता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पढ़ते आए हैं। तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, बहुत आसान हो जाएगा अभी। तो देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 10 की पावर -7 अपॉन 9 × 10 की पावर 9, ठीक। और सारी यूनिट लिख लेते हैं, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। हमने अभी सिर्फ वैल्यू रखी है, हमने कुछ भी बहुत कठिन ऐसा स्पेशल नहीं किया है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आता रहे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये म्यू नॉट आ जाएगा ऊपर, बहुत आसान तरीका, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट, यहां पे लिख लेते हैं अब इसको, इनटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स, ये 10 की पावर -7 है, इसको यहां पे लिख लेते हैं नीचे। तो ये बन जाएगा 1/, देखना ध्यान से, 9 × 10 की पावर 9 तो पहले से था, ऊपर 10 की पावर -7 था, तो नीचे आके 10 की पावर +7 हो जाएगा, ठीक। और वैल्यू आ जाएगी इसकी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 + 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 × 10 की पावर 16, बहुत आसान। और अगर तुम लोग यूनिट निकालोगे तो देखो ध्यान से, यहां पे न्यूटन से न्यूटन कट गया, एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर होता है कूलम पर सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा -2, ठीक। इस तरह से तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1/मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट निकालने वाला काम मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बहुत आसान है, ट्राई करके देखना। अगर दोनों साइड हम रूट ले लें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नीचे आएगा। तो अगर हम लोग को याद हो तो 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वी कैन ऑल्सो राइट c इक्वल, c से दिखाते हैं ना इसको, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर लो। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करनी चाहिए, ठीक है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से। जल्दी से इसको नोट कर लो, पॉज करके, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके कर लेना, इट्स फाइन। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन बायट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो देखो भाई, तुम लोगों ने कूलम्स लॉ तो सबने पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ मैं सिर्फ मेन पार्ट बता देता हूँ। देखो, कूलम्स लॉ जो है वो प्रीटी मच एक स्केलर लॉ है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आप उसको हम पढ़ जरूर सकते हैं कि वी कैन इम्प्लीमेंट दैट कूलम्स लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म एज वेल, बट एक्चुअली जो कूलम्स लॉ है वो कैसा है, स्केलर फॉर्म में, क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन करंट जो होता है उसको हमने करंट एलिमेंट माना हुआ है, विच इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, तो करंट के ओरिएंटेशन से भी यहां पे इफेक्ट पड़ता है। तो अभी इससे ज्यादा हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे और हम मेन चीज पे आते हैं जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान सी चीज है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। देखो तुम्हें कुछ बुक्स में पहले मिलेगा स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फिर मिलेगा स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकालेंगे और उसी में अलग अलग केसेस बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, और इस वायर में करंट जा रहा है आई। ये हम मान लेते हैं दैट द करंट गोइंग थ्रू दिस वायर इज आई, और किसी भी एक रैंडम पॉइंट को हमने चूज कर लिया है। ठीक, जो कि है आर डिस्टेंस के दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है, आर। बहुत आराम से समझेंगे, कोई हमको इसमें जल्दी नहीं है। और ये वायर दो एंगल्स बनाएगा, एक होगा φ1, ऊपर φ1 मान लिया, नीचे φ2, आप ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं, और नीचे मान लिया है φ2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट P और इसको मान लेते हैं पॉइंट Q। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, एक वायर मान लिया जिसकी लेंथ हमको नहीं पता है। ठीक है, तो जल्दी से पहले इतना बनाओ, फिर आगे देखते हैं। पॉज करके बना लो, इट्स वेरी इजी। और फिर यहां पे एक पॉइंट को मान लिया C और एक पॉइंट को मान लिया D, और यहां पे एक पॉइंट मान लिया E और यहां पे एक पॉइंट को मान लिया F। अच्छा, अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मेरे भी बहुत आता था, अभी भी आता है, कि A और B से क्यों नहीं स्टार्ट किया, C और D से क्यों? तो बेटा B से तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, फिर होगा कंफ्यूजन कि सर वो तो B था, ये भी B है, तो इसलिए हमने C से चालू कर दिया। कोई इशू नहीं, आप B से मान सकते हो, ना मानो तो बेटर है। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने छोटा सा एलिमेंट माना है, यहां पे करंट ऊपर को जा रहा है आई। ठीक, बहुत आराम से समझेंगे। इस करंट की वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल क्लास 10th वाला, अंदर की ओर को जाएगी। ठीक है, और अगर अब हम लोग बात करें इस एंगल की, ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है फाई। थोड़ा सा अच्छा सा फाई लिख देते हैं, साफ साफ दिखाई दे। तो फाई इज द एंगल मेड बाय ई पी क्यू। ठीक, इस छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं। तो इस एलिमेंट की जो लेंथ हमने मानी है, वो मानी है डेल्टा एल। ठीक, बहुत छोटा सा, ये स्मॉल डेल्टा होता है। ठीक है, जैसे वो एक आप वो कैपिटल वाला डेल्टा बनाते हो, वैसे ये भी एक स्मॉल डेल्टा है। आज का लास्ट टॉपिक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले सिर्फ डायग्राम देखते चलो क्या हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो हमने एक पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर माना जो एक पॉइंट से ऊपर φ1 एंगल बना रहा है, एक पॉइंट के नीचे φ2 एंगल बना रहा है, और इस एलिमेंट पे एक छोटा सा एलिमेंट बन रहा है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये हमने मान लिया है छोटा सा एंगल डी फाई। ठीक, इसको मैं यहां कहीं से हटा करके यहां लिख देता हूं डी फाई। ठीक, ये जो ग्रीन कलर से लिखा है, ताकि क्लियर रहे, गंदगी ना फैले यहां पे। ठीक है, तो हमने यहां पे डी फाई एंगल बना रहा है। और एक चीज इसमें याद रखेंगे, ये डिस्टेंस जो था, ये माना है हमने एक्स। ठीक, ये वाला डिस्टेंस E से लेके P, और ये जो एलिमेंट हमने माना है, ये वाला जो EF है, ये इतना छोटा माना है कि ये X और ये X ऑलमोस्ट हमको क्या दिख रहे हैं, बराबर। ठीक, जल्दी से डायग्राम बना लो पॉज करके, बहुत आसान सा डायग्राम है।
ठीक है, और जब ये बन जाए तो फिर यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपके पास थीटा, ये वाला एंगल ई एफ पी, और ये जगह हमने मान ली है जी। ठीक है, इसको जी को ब्लैक से दिखा देते हैं ताकि क्लियर दिखे हमें। एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लो कि हो क्या रहा है। अब अगर हम लोग इस एलिमेंट ई एफ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, ये अंडरस्टूड है, लिख लेना आप लोग। ठीक है, पर चलो मैं ही लिख देता हूं। तो यहां लिखेंगे यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ तो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप चाहो तो डी बी से भी दिखा सकते हो, डेल्टा बी से भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। इस एलिमेंट के लिए वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, आई डी एल। ठीक, डी एल लिख सकते हो, डेल्टा एल लिख सकते हो, इट्स फाइन, साइन थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस लेते हैं ना, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत आसान। इसमें तो कुछ भी बुराई वाली बात नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि हमको ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल ई जी एफ की बात करें तो ध्यान से देखना, साइन थीटा जो होगा इस ट्राइंगल में, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ई जी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि डेल्टा एल। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यही हो जाएगा। और अगर ट्राइंगल ई जी पी की बात करें, है ना, तो इसमें जो होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, पेन नहीं चल रहा है यार, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और अगर यहां पे लिख भी लेते हैं, इन ट्राइंगल ई जी एफ, ठीक है, ओके। तो ट्राइंगल ई जी एफ की बात करें तो इसमें हमने साइन थीटा बराबर ई जी अपॉन ई एफ लिख लिया। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ई जी पी, तो इस केस की बात करो तो ये एंगल था डी फाई, तो ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ध्यान से देखना। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया ई जी अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया एक्स, ये हो जाएगा डी फाई। ठीक, अब ये डी फाई क्यों है, ये साइन फाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में एंगल डी फाई ना हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट माना हुआ है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन लग जाएगी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब यहां तक हो ही गया है तो एक काम करते हैं, हम यहां से ईजी की वैल्यू निकाल लें। तो देखो डीएल साइन थीटा हमको यहां भी था, और डीएल साइन थीटा अगर हम डीएल को यहां ले जाएं डेल्टा एल, तो हमको ईजी की वैल्यू मिल जाएगी। और ईजी की वैल्यू यहां से एक और हम निकाल सकते हैं, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पे लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करके ईजी जो है ये हो जाएगा डेल्टा एल साइन थीटा, जिसकी वैल्यू हमको यहां पे सब्सटीट्यूट करनी है, और यही इक्वल हो जाएगा x टाइम्स डी फाई के। ठीक, अब ये वैल्यू उठा करके हमको यहां पे रखनी होगी, तो जल्दी से यहां तक नोट कर लो पॉज करके, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा। तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं।
तो अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो डेल्टा बी जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डीएल साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स टाइम्स डी फाई होल अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, और एक्स से एक्स कट जाएगा तो जो चीज बचेगी वो बचेगी छोटा सा बी, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर, ये 3 था ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने। ठीक है, जल्दी से यहां भी नोट कर लो, इस पॉज करके करते चलो, साथ में समझते जाओगे, बस खत्म होने वाला है। अब ध्यान से देखो, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई क्यू पी, बहुत आराम से इन ट्रायंगल ई क्यू पी कॉस फाई जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आर अपॉन एक्स। बहुत आसान हो जाएगा अब तो हमारे लिए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी आर अपॉन कॉस फाई, और ये वैल्यू उठा करके हमको यहां पे रखनी होगी। ठीक है, तो आई होप कि डायग्राम तो पूरा क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं अभी हटा नहीं रहा हूं इसको। तो अभी देखते चलते हैं हम लोग, यहां पे देखो क्या हो रहा है, बहुत आसान सी चीज है, अब सिंपल ज्योमेट्री। तो डेल्टा बी जो होगा ये हो जाएगा, अब देखो हमको डी फाई भी मिल गया और उसका एक टर्म भी मिल गया, तो अब हम कर सकते हैं वो जिससे सबको बड़ा प्यार है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स की जगह लिख दिया आर अपॉन कॉस फाई, और तुम चाहो तो कॉस फाई को पहले लिख सकते हो, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कॉस फाई डी फाई। अब देखो आई और आर तो फिक्स है, करंट भी फिक्स है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स है, तो अगर हमको निकालनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग इंटीग्रेट चालू करते हैं करना। आई होप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, तो देखो भाई कहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर हम जा रहे हैं φ1 तक और नीचे जा रहे हैं φ2 तक, तो हम φ2 से लेकर के φ1 तक जाएंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई ऐसे चल रहे हैं ना, यहां से लेकर डिंग 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 ऊपर तक जा रहे हैं, यानी कि φ2 से लेकर के φ1 तक। तो b जो होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन φ1 से φ2। ठीक, और dB की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। बहुत आसान, और ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। कॉस का इंटीग्रेशन सबको पता है, कॉस का होता है साइन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलेगा b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई, और कहां से कहां गए थे, φ1 से φ2 तक। ठीक, अब बस हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और साइन φ2 माइनस साइन φ1, साइन φ2 माइनस साइन φ1। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन
स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। और तुम लोगों को एक चीज पता होगी, अच्छा हाँ, एक चीज तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम एक एंगल तो उल्टा चल रहे हैं ना भाई। इधर तुम लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो अभी तो हम लोग एक में तो उल्टा चल रहे हैं और एक में एंगल बढ़ा रहे हैं, तो एक जगह तो -5 आएगा ना, ठीक। तो यहां पे माइनस साइन ऑफ -5 आएगा। ये भी बता देते हैं एक बार फिर से, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। देखो क्या हो रहा है, एक का तो एंगल हम कम कर रहे हैं भाई, ऐसे चल रहे हो ना, तो एक का एंगल कम हो रहा है और एक का एंगल बढ़ रहा है। तो अब तुम ऊपर से नीचे चलो, नीचे से ऊपर चलो, डजंट मैटर। एक एंगल माइनस में जाएगा, एक एंगल प्लस में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे -5 लगेगा, बाकी सब कुछ सही है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, यहां कहीं पे मैं लिख देता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। बस वो वैल्यू अब हमको डालनी है और हमारी यहां पे इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखो क्या होगा, फाइनल इक्वेशन। इसके बाद अब कुछ भी हमारा नहीं बचा इस टॉपिक में। ये बन जाएगा B इक्वल्स μ0 अपॉन 4 I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2, क्योंकि अब तो सब पॉजिटिव हो गया है। और इसको अब हमें करना है नोट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको देखेंगे, इसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, कि अलग अलग एंगल पे क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक साइड 90 ले गए, एक साइड 0, दूसरे साइड 90, एक साइड 90 है, तो इट विल लाइक चेंज। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये पूछा जाता है। इसको नोट कर लो जल्दी से पॉज करके और एक बार दोबारा से देख लेना, इट वुड बी वे बेटर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्पेशल केसेस। ठीक है, हेडिंग डाल लेना इसी वाले इस पर्टिकुलर हेडिंग में ही एक सब हेडिंग डाल लो, स्पेशल केसेस। ठीक है, 2 या 3 स्पेशल केसेस है, ज्यादा नहीं। तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूं आज।